कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। क्या करूं इस लड़की का, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हरीश भाई, प्रार्थना कीजिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि गेहूं के साथ घुन न पिस जाए। प्रगति, बात यहां तक पहुंच गई है, मगर निकी ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। वो आपको कैसे बताएगी? उसकी आंखों के सामने दुश्मनी की एक ऐसी धुंध छाई हुई है, वो भाई को भी दुश्मन मानने लगी। प्रगति, मैं बहुत परेशान हूं इस बात से कि वो नादान लड़की बहुत ही जिद्दी है। वो अपनी जिद में कोई भी गलत कदम उठा सकती है, और मेरी मजबूरी यह है कि मैं उसका भाई हूं और मुझे उसे हर हाल में बचाना है। मैं चलता हूं। निकी, निकी भैया, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने तय कर लिया है कि तुम मुझे चैन से जीने नहीं दोगी? क्या हुआ भैया? देखो निकी, मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं तुम्हारे पति और तुम्हारे ससुर को तुमसे पहले से जानता हूं, और मैं यह भी जानता हूं कि वो किस किस्म के लोग हैं, लेकिन तुम्हारे रिश्ते की वजह से उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता हूं। साफ साफ बताइए भैया, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? देखो निकी, जिन लोगों के अतीत के बारे में तुम कुछ जानती नहीं, उनके अतीत को लेकर तुम उनके ऊपर दावा कैसे करोगे? तुम उन लोगों को कैसे ललकार सकती हो जो उनके पिछली जिंदगी के हिस्सेदार हैं? ये सब करके तुम्हें सिवाय मायूसी और दुख के कुछ नहीं मिलने वाला। हम किन लोगों की बात कर रहे हैं भैया? शायद प्रगति की? हाँ, मैं प्रगति के बारे में बात कर रहा हूं। वाह, मान गई उस औरत को। उसने फिर आपको मेरे खिलाफ कुछ गुटकी पिला दी, और मैं मान गई आपको भैया। बजाय इसके कि आप मेरी साइड लें, आप उल्टा मुझे पर इल्जाम लगा रहे। देखो निकी, उसने मुझे कोई गुटकी नहीं पिलाई है, और ना ही मैं तुम्हारे अगेंस्ट कोई इल्जाम लगा रहा हूं। मैं सिर्फ तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम ठाकुर साहब, विनोद और प्रगति के मामले में जितना हो सके दूर रहो। तुम्हारे आने से पहले की जिंदगी में उनके क्या हुआ, वो तुम्हारा लेना देना नहीं है, वो तुम्हारा ताल्लुक बिल्कुल भी नहीं है। और आज जिस बात पर तुमने प्रगति को चैलेंज किया है, आई एम श्योर तुम उसमें हारने वाली, और मुझे यह भी पता है कि हारने के बाद तुम्हें कितनी तकलीफ होने वाली है। भैया, वो चैलेंज प्रगति की एक चाल थी। भैया, आप समझते क्यों नहीं हैं? वो मेरे और विनोद के बीच में अलहदगी की एक दीवार पैदा करना चाहती थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। निकी, तुम जो कुछ भी कह रही हो बिल्कुल नहीं समझ रही। अब मेरी समझ में यह नहीं आता है कि जब भी मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं, तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर इल्जाम लगा रहा हूं। मैं तुम्हारा भाई हूं, कोई दुश्मन तो नहीं हूं।
अब तो मैं तुम्हारे लिए सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूं। और निकी, मुझे यह भी पता है कि जिस दिन तुम्हें सच्चाई के बारे में पता चलेगा उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी, और मुझे यह नहीं पता कि उसके बाद तुम्हारी क्या हालत होने वाली है। हालत तो अब भैया मेरी नहीं, प्रगति की होने वाली है। लेकिन एक बात तो साफ जाहिर है कि जहां भी प्रगति का नाम आएगा आप हमेशा प्रगति की ही साइड लेंगे। इसलिए बेहतर यह है कि आज के बाद हम प्रगति का नाम ही ना लें, वरना भाई बहन के इस रिश्ते में दरार पैदा हो जाएगी। निकी, तुम मुझे देखकर चौंक गई ना? खैर, हम कुछ और बातें करते हैं। वैसे मैं तुमसे ये पूछना चाहती थी कि तुम्हारे दावे का क्या हुआ? मुझे इस तरह सड़क पे खड़े रहकर लोगों से बात करने की आदत नहीं है। क्या करूं निकी, ये मेरी मजबूरी है कि तुम्हारी तरह बगैर इजाजत के मैं तुम्हारे ऑफिस में नहीं आ सकती। और हाँ, मैंने बहुत इंतजार किया, लेकिन अदालत में अभी तक कोई ऐसा दावा दायर नहीं हुआ जो मुझे ब्लैकमेलर साबित करे। कहीं तुम अपने ही चैलेंज से डर तो नहीं गई? डरी नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझ गई हूँ। वो चैलेंज तुम्हारी चाल थी, और जब तुम्हारी एक चाल कामयाब नहीं हुई तो अब तुम कोई नई चाल लेकर मेरे पास आई हो। तुम बहुत ही झूठी और मक्कार औरत हो। निकी, मैं झूठी नहीं हूँ। बात यह है कि तुम इतने झूठे लोगों के बीच हो कि सच्चाई को तुम पहचान ही नहीं सकती। और वो दावे की बात मैंने नहीं छेड़ी, मैंने सिर्फ उस बात को चैलेंज किया था। तो ये मेरी चाल कैसे हुई? मुझे लगता है कि अपनी हार को छुपाने का ये एक बहाना है। तुम किस हार की बात कर रही हो? निकी, तुम्हें क्या लगता था कि जब मैंने तुम्हें ललकारा, मुझे नहीं मालूम था कि विनोद ठाकुर और ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह ये दावा कभी नहीं करेंगे? उनकी हिम्मत ही नहीं है। उन्हें ये करने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत की बात नहीं है, ये उनकी मजबूरी थी। क्योंकि जो इल्जाम मैंने विनोद ठाकुर पर लगाया है वो इल्जाम नहीं है, सच्चाई है। मनाली वाकई विनोद ठाकुर के बच्चे की मां है। तुम झूठ बोल रही हो। ये झूठ नहीं है। अगर ये बात झूठ होती तो वो लोग मनाली को जान से मारने की कोशिश नहीं करते। आज मनाली जिंदा नहीं होती। अगर मनाली आज जिंदा है तो उस बच्चे की वजह से। मैंने सोचा कि तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करोगी और सच्चाई अदालत के सामने आ जाएगी। लेकिन तुम उन मक्कार लोगों की बातों में आ गए। एक बात याद रखो, जो काम तुम नहीं कर सकी मैं करूं। मनाली की तरफ से उसके बच्चे के हक के लिए मैं लड़। जाओ, तुम अपने उस बुज़दिल पति और लोमड़ी से भी चालाक ससुर को कहो कि इस सच्चाई का सामना फिर करना ही पड़ेगा। और एक बात याद रखो कि जो लोग दूसरों की इज्जत को धूल समझते हैं ना, एक दिन उनकी इज्जत धूल में मिल जाती है। अरे मुक्का, जगताप कहाँ है? बाहर गया है, मगर उसने इस पर्ची में नहीं लिखा कि वो कहाँ गया है।
तुझे मालूम है कहाँ है? अरे तू ले आया? वैसे नम्रता इसका इस्तेमाल करती तो नहीं है, इसके बिना ही उसने अच्छे अच्छों को जमीन चटाई है। खैर कोई बात नहीं, अब जब तू ये ले ही आया है तो शिकार के लिए तो निकलना ही पड़ेगा। तू मेरे साथ जाना चाहता है? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तू यहीं रह, मैं भी वापस आती हूँ। आशा, एक बात कहूं? प्रगति के जाने के बाद घर कितना सोना सा, कितना बेरंग सा हो गया है ना? मुझे तो अब ये घर वीराना सा नजर आने लगा है। मैं तो ये सोचता हूँ आशा कि जब पिंकी इस घर से चली जाएगी तब इस घर का क्या होगा? होगा क्या, वीरानी और बढ़ जाएगी। अब इस सूरत में तो मुझे बस एक ही हल नजर आता है इस वीरानी को दूर करने का। भाई वो क्या? गौरव की शादी। अब बेटी घर से जाएगी तो एक बहू भी तो आ जाएगी ना। अरे क्या आइडिया है आशा, कमाल है यार। पापा, मम्मी, दिस इज इनफ नाउ। अजीब मुसीबत है, मैं कब तक इस घर में कैद रहूंगी? इससे तो यही अच्छा होगा कि मैं उन लोगों से जाकर कह दूं कि आप लोग मुझे गोली मार दो। पागल हो गई है क्या तू? क्या कहे जा रही है तू? मैं सच कह रही हूँ मम्मी, इतने दिन हो गए मैं इस घर में कैद हूँ। जब भी आप लोगों से कहती हूँ कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ तो बस आप लोग यही कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता। नहीं बिल्कुल नहीं। देख, तू एक बात अच्छी तरह से जानती है कि जगताप और नम्रता मधु की मौत की जिम्मेदार तुम्हें समझती है। बेटे, औलाद की मौत का दर्द एक ऐसा दर्द होता है जिसे इंसान पागल हो जाता है, अपनी सुध में नहीं रहता। और फिर जगताप और नम्रता जैसे लोग तो बिना किसी बात के बेवजह लोगों को मौत की घाट उतारते रहते हैं। बेटे, अब उन मुजरिमों की नजर में तू एक मुजरिम बन चुकी है और हम ये हरगिज नहीं चाहते कि तू बुरे लोगों की बुरी नजर का निशाना बने। पापा, अगर उन्हें कुछ ऐसा करना होता तो वो अब तक कर चुके होते। पिंकी बेटे, ये काम किसी भी वक्त करने वाला नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इस वक्त उन लोगों के सीने में इंतकाम की, बदले की आग दहक रही है। सच पूछो तो बेटे, मुझे जगताप से कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये नम्रता जिस माहौल की औरत है वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती है। मुझे उस पर कोई भरोसा नहीं। मैं देखता। अरे विक्रांत, आओ बेटा, आजा। हाय। हाय। अच्छा हुआ तुम आ गए, अब तुम ही समझाओ इसे। क्या बात है? विक्रांत बेटे, हमारी बेटी पिंकी घर में बैठी बैठी बोर हो चुकी है, उकता चुकी है। ये समझती है कि जो नाग इसके पीछे पड़ा हुआ था उसकी जहर की थैली सूख चुकी है, और ये भी समझती है कि इसकी जिंदगी पर जो खतरा मंडरा रहा था वो अब खत्म हो चुका है और ये घर से बाहर जाने की जिद कर रही है। कोई बात नहीं, इसे जाने दीजिए बाहर। क्या बात कर रहे हो बेटे, इन हालात में? दरअसल मैं एक फ्रेंडली मैच के लिए जा रहा हूँ, मैं इसे साथ ले जाता हूँ। लो, सुन लो इनकी बात। हम चाहते हैं कि पिंकी किसी तरह का खतरा मोल ना ले, और ये है कि पिंकी के साथ साथ खुद भी खतरे के कुएं में कूदने के लिए तैयार है। डरने की कोई बात नहीं है। जहां मेरा मैच फिक्स हुआ है उस जगह की खबर हमारे दुश्मनों को नहीं है। इस धोखे में मत रहो विक्रांत, मत रहो इस धोखे में। अरे ये तो वो लोग हैं जो 24 घंटे घात लगाए रहते हैं, हर बात की खबर होती है इन्हें। अरे तुम तो ये भी यकीन के साथ नहीं कह सकते कि आज जो तुम यहाँ आए हो तो तुम्हारा पीछा नहीं किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम जरूरत से ज्यादा कॉशियस हो गए हैं। इसे मेरे साथ भेज दीजिए, ये मेरी गारंटी है, इसे कुछ नहीं होगा। ठीक है विक्रांत बेटे, अगर तुम इतना श्योर हो तो ले जाओ पिंकी। आप मजाक कर रहे हैं? नो, आई एम नॉट जोकिंग। मैं सचमुच जाऊं? जाओ। सचमुच? देख पिंकी, मैंने बड़ी मुश्किल से हाँ कही है, इससे पहले कि मेरा मूड बदल जाए, गो। नहीं, मैं जाती हूँ। बाय। गो। बाय। देख केयर बेटा, बाय।
आपने इन्हें जाने तो दे दिया, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। माँ का दिल है आशा, और माँ का दिल तो घबराएगा ही। तुम फिक्र मत करो, हमारी पिंकी को कुछ नहीं होगा। बेटी कुसुम, ये क्या हालत बना ली तुमने अपनी? ना कोई अपना ध्यान है, ना ठीक से खाना खाती हूँ, ना किसी से बातचीत करती हूँ, ना कहीं आती हूँ, ना कहीं जाती हूँ। बहन जी, मैं भी इसे समझा समझा के हार गई हूँ, लेकिन इसने तो अपने आप को घर में ही कैद कर रखा है। तो मैं क्या करूं? मेरे लिए तो जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। न जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मेरी पहली शादी जिस घर में हुई, वहां मैं जितने भी दिन रही, कभी पत्नी का सुख नहीं मिला मुझे। फिर भी मैं खामोश रही। फिर मैं मां बनने वाली थी, मगर औरत का सबसे बड़ा गौरव भी मुझसे छीन लिया गया। मुझे मां बनने से रोक दिया गया। पति के बाद अगर औरत की कोई दुनिया होती है, तो वो उसकी औलाद होती है। और मां की तरह मैं भी तड़पी, मैं भी रोई अपनी औलाद के लिए। एक अपंग और अपाहिज की जिंदगी जी रही थी मैं। तब मेरी जिंदगी में करण आया। वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसका बेटा भी था। मैंने करण के बेटे में अपने खोए हुए बच्चे को देखा। मेरी ममता जागी और उसी के साथ मुझ अपाहिज को करण ने नई जिंदगी दी। मैं उस बच्चे के प्यार में करण के बहुत करीब पहुंच गई। और फिर मैंने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। विनोद ठाकुर को तलाक देकर करण से शादी की मैंने। पति और बच्चे के साथ मैंने नई जिंदगी शुरू की। मैं बहुत खुश थी। मैं अपने सारे पुराने गम भूल गई थी। मगर अब जो कुछ भी हो रहा है, सोचती हूँ कि वो कदम उठा के मैंने कोई गलती तो नहीं की। नहीं कुसुम, तुमने कोई गलती नहीं की। अरे बहन जी, आप? हाँ, मैं। जीती रहो। ये तुमने अपना हाल क्या बना रखा है? क्या हो गया है? इस तरह से भूखे रहोगी तो किसी समस्या का समाधान होगा? क्यों परेशान होती हो कुसुम? आपसे किसने कहा कि मैं परेशान हूँ? ये बातें कहीं छुपती हैं बेटे? बेटी तू लाख छुपाए, मगर परेशानी तो तेरे चेहरे पर लिखी हुई है। कुसुम, मैं भी बहुत परेशान हुई थी करण के रवैये को लेकर। मैंने भी आमरण अनशन कर दिया था हवेली में, लेकिन उसकी खबर ना मेरे पति को हुई ना मेरे बेटे को हुई, क्योंकि उन्हें इस बात की फुर्सत ही नहीं है। हवेली के नौकर चाकर मेरे सामने खाना लेकर आते थे और मैं उन्हें वापस लौटा देती थी। तभी करण मेरे पास आया और उसकी जिद थी कि वो मुझे खाना खिलाए बगैर नहीं जाएगा, और इसलिए उसने मेरे से मार भी खाई, लेकिन उसने मुझे खाना खिलाया। वो खाना खिलाए बगैर गया नहीं वहां से। कुसुम,
मैं जानती हूँ ये बड़ी अजीब बात है कि आज वो हमें छोड़कर दुश्मनों से जा मिला, लेकिन मुझे नहीं लगता वो हमें छोड़कर गया है, क्योंकि उसे आज भी तेरी परवाह है। यहाँ क्या हो रहा है उसे हर बात की खबर है। उसने मुझसे विनती की थी कि मैं तेरा ख्याल रखूं, इसीलिए मैं तेरे पास आई हूं। अगर उस करम जले को इस बात का ख्याल होता तो ऐसी हरकत करता ही क्यों? मालती, ये सवाल यदि तुमने मुझसे कल किया होता तो मैं शायद इसका जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि ठाकुर साहब ने उसकी भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया था, हो सकता है उन्होंने अपने खून का वास्ता दिया हो उसे, वरना करण उनके पास कभी वापस नहीं जाता, वो कभी उन्हें माफ नहीं करता। ठकुराइन, ये क्यों भूलती हो कि आखिर खून किसका है? ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह का। और खून तो रंग लाता ही है। हाँ मालती, शायद तुम ठीक कहती हो। माँ जी, करण की परवरिश एक माँ के पास हुई है, मगर उसकी एक नहीं 2 माएँ हैं। इसके बावजूद भी उसके मन में अपने बाप के लिए जो तड़प है, जो प्यास है, वो शायद आज पूरी तरह से उभर आई है, और इसीलिए करण उनसे जा मिला है। कुसुम, शायद यही ठीक है। हालांकि उसने मुझसे माफी मांगी थी, लेकिन मैंने उसे माफ नहीं किया। मैं अभी उससे नाराज हूं, और मालती भी उससे नाराज है। लेकिन कुसुम, कहीं ना कहीं कोई बात जरूर है। पता नहीं उसने मुझसे ये क्यों कहा। उसने मुझसे कहा कि तुम लोग मुझसे चाहे जितनी नफरत कर लो, तुम भूखे प्यासे रहकर मुझे जो चाहो सजा दे लो, लेकिन मुझे तोड़ो मत, वरना मैं टूट जाऊंगा। कुसुम, उसने ये भी कहा कि आप लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है वो मैं आसानी से जान सकता हूं, लेकिन मेरे साथ जो कुछ हो रहा है तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।